296 फ्लेम बेल्ले को पाने का रास्ता। शायद उन्हें इस बात का एहसास भी नहीं है कि उन्होंने इस पूरे इलाके के लगभग सभी व्हाइट सैंड जायंट्स का सफाया कर दिया है। कृति अभी भी स्तब्ध थी, विश्वास नहीं कर पा रही थी कि बैटलफील्ड पर ऐसा कुछ हुआ था। लड़ाई काफी लंबे समय तक चली थी, और अब लड़कों को उनकी मदद की जरूरत नहीं रह गई थी। कृति का मानना था कि भले ही वह लड़ाई में शामिल होती, उसके वहां होने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। इन तीनों ने एक दूसरे की ताकतों का बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करना सीख लिया था। जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ती गई, उनका टीम वर्क और भी मजबूत होता गया। शुरुआत में उन्हें चारों ओर से घिरे व्हाइट सैंड जायंट्स से लड़ते हुए धीरे धीरे अपना रास्ता बनाना पड़ा, लेकिन अब ऐसा लग रहा था जैसे व्हाइट सैंड जायंट्स ही शिकार बन गए हो। लकी, रुद्र और आरव ने उन्हें छोटे छोटे ग्रुप्स में खत्म करना शुरू कर दिया था। जो सैंड की लहरें पहले पूरे ड्रिफ्टिंग सैंड रिवर में बेतहाशा फैल रही थीं, अब सिर्फ आरव, लकी और रुद्र के आसपास ही हलचल कर रही थी। ये बस कुछ ही समय की बात थी जब ये जगह पूरी तरह शांत जाएगी, क्योंकि व्हाइट सैंड जायंट्स अब टीम के लिए किसी भी तरह का खतरा नहीं रह गए थे। लगता है हमारा आगे का सफर अब काफी आसान होगा, छुटकी ने मुस्कुराते हुए कहा। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, व्हाइट सैंड जायंट्स ने पूरी तरह से हार मान ली थी। तीनों ने थोड़ी सफाई करते हुए बचे हुए क्रीचर्स को खत्म कर दिया। उन्होंने इस लड़ाई से एक बेहद कारगर तरीका सीख लिया था कि व्हाइट सैंड जायंट्स से कैसे निपटा जाए। अब इन क्रीचर्स की गिनती चाहे कितनी भी हो, वे टीम के लिए कोई खतरा नहीं थे। ड्रिफ्टिंग सैंड रिवर सच में बेहद खतरनाक था, लेकिन यह एक ऐसा डेथ ट्रैप नहीं था जिससे बचना नामुमकिन हो। असली एक्सपर्ट्स जैसे कि आरव, रुद्र और लकी जो टीम वर्क को अच्छी तरह करना जानते हैं, वो अभी भी इसे सफलतापूर्वक पार कर सकते हैं। योजक चिन्ह। रात गहरी हो चुकी थी, लेकिन जगह पूरी तरह से अंधेरे में नहीं डूबी थी। जमीन पर फैली सफेद रेत अब एक खाली कैनवास जैसी लग रही थी, और ऊपर चमकते तारे रात के आसमान को सजाए हुए थे। ये शानदार और सुंदर नज़ारे सिर्फ पवनपुर रीजन में अपनी आंखों से देखा जा सकता था। एपिक बैटल के बाद ड्रिफ्टिंग सैंड रिवर फिर से शांत हो गया था। अनन्या अपने कोमल हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल कर रही थी ताकि लड़कों के घावों को ठीक कर सके। उसकी साइकिक एनर्जी लिमिटेड थी, लेकिन हीलिंग एलिमेंट की एनर्जी काफी थी। जब तक उसकी एनर्जी पूरी तरह खत्म नहीं हो जाती, वह लगातार उन तीनों की एनर्जी को बढ़ती रहेगी। अच्छा है, मैंने पहले कभी ऐसे डिमन बीस्ट्स को मारने का एक्सपीरियंस नहीं किया था, रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन जैसे ही वो मुस्कुराया, उसके चेहरे पर का एक घाव खुल गया। लकी ने सहमति में सिर हिलाया। उसने महसूस किया कि आर्मी में अपने साथियों के साथ लड़ी गई लड़ाइयां उतनी ज्यादा सेटिस्फाइंग नहीं थीं। आरव ने अपने हाथों को सिर के पीछे रखा और नर्म रेत पर लेट गया, खूबसूरत रात के आसमान को देखते हुए। वह इतने सारे डिमन बीस्ट्स को हराने के बाद की सेटिस्फैक्शन का मजा ले रहा था और साथ ही बैटल में इकट्ठा किए गए सर्वेंट क्लास सोल एसेंस की गिनती कर रहा था। पहले 2 सोल एसेंस को मिलाकर आरव को एहसास हुआ कि उसने अब तक कुल 5 सोल एसेंस रिफाइन किए थे। अगर वो इन्हें बेचता तो उनकी कीमत 25 करोड़ होती, जो एक इनक्रेडिबल अमाउंट था। हालांकि आरव ने इस चीज पर ज्यादा समय बर्बाद नहीं किया। उसने बिना देर किए 3 सोल एसेंस का इस्तेमाल अपने फायर एलिमेंट स्टॉस को रिफाइन करने के लिए किया। पहले जो 7 स्टोर्स उसने स्ट्रेंथन किए थे, उनके साथ अब 10 और फायर एलिमेंट स्टोर्स भी इंप्रूव हो गए थे। हालांकि अभी भी सारे 49 स्टोर्स को स्ट्रेंथन करने का रास्ता काफी लंबा था, लेकिन वो कॉन्फिडेंस से भरा हुआ था कि एक दिन वो अपने फियरी फिस्ट को 4th लेवल तक लेवल अप कर ही लेगा। आरव को अच्छी तरह पता था कि एक एडवांस्ड मैजिशियन बनने का सफर लंबा और चैलेंजिंग होता है, लेकिन अगर वह एडवांस्ड लेवल तक पहुंचने से पहले अपने फियरी फिस्ट को 4th लेवल तक इंप्रूव कर लेता, तो उसकी पावर इतनी बढ़ जाती कि वह एक एडवांस्ड स्पेल की लगभग आधी ताकत हासिल कर लेता। और जब उसके पास अपने दूसरे एलिमेंट्स के स्पेल्स होते, तो वह किसी भी एडवांस्ड मैजिशियन को आसानी से टक्कर दे सकता था। इसके अलावा उसके इस पूरे एडवेंचर का असली मकसद फ्लेम बेले एस्टरस को ढूंढना था। अगर आरव अपनी खुद की फ्लेम बेले एस्टरस हासिल कर लेता, तो उसकी ताकत में अच्छा खासा इजाफा आता, जिससे उसकी शक्ति दुगनी हो जाती। लगता है तुम हमेशा इसे पहनते हो, अनन्या की जेंटल आवाज उसके बगल से आई। आरव ने थोड़ा सिर घुमाया और देखा कि अनन्या उसके बगल में बैठी थी, जब उसने बाकी सबके जख्मों का इलाज खत्म कर लिया था।
वो जमीन पर लेटा था और उसकी कॉलर थोड़ी ढीली थी, जिससे उसके चेस्ट पर छिपा हुआ काला पेंडेंट झलक गया। अनन्या की ऑब्जर्वेंट नजरें तुरंत उस पर टिक गईं। हाँ, हालांकि मुझे ठीक से याद नहीं कि ये कहां से आया, लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि ये मेरे लिए गुड लक लेकर आता है, आरव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ये स्पेशल है, अनन्या ने मुस्कुराते हुए ऑब्जर्व किया। उसकी मैजिक सेंस अन्य मैजिशियंस की तुलना में कहीं ज्यादा शार्प थी, खासकर उसकी साइकिक एलिमेंट की वजह से। वो पेंडेंट में छिपी हुई एक स्पेशल पावर को महसूस कर सकती थी, लेकिन उसने इसे विस्तार से बताना जरूरी नहीं समझा। अनन्या ने काले पेंडेंट के बारे में और कुछ नहीं पूछा। वह समझती थी कि अगर आरव उसे बताना चाहेगा तो वो खुद ही शेयर करेगा। उससे इस बारे में पूछना बेकार था। कुछ लोग सोच सकते थे कि अनन्या की सोच थोड़ी ओल्ड फैशन्ड है, लेकिन वे ये भूल जाते थे कि आरव ने उसे बचपन से ही इस तरह से प्रभावित किया था। यही कारण था कि आरव के कल्टीवेशन प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा लाभ अनन्या ने उठाया था। अनन्या की अपनी सोच में कोई कमी नहीं थी। उसकी स्कूल में आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स और शानदार रेपुटेशन इस बात का प्रूफ थे कि वो एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट थी। लेकिन जब भी वो अपने भाई आरव के साथ होती थी, उसकी नेचुरल रिएक्शन हमेशा ओबीडियंट हो जाती थी। वो बिना सोचे समझे खुद को आरव के कहे मुताबिक ढाल लेती थी, जैसे उसके सामने उसकी खुद की कोई इच्छा न हो। CH-297 हैविंग ग्रेट सोल सीड। टीम ने ड्रिफ्टिंग सैंड रिवर को सेफली पार कर लिया था और उनके सामने एक बंजर जमीन थी जो मानो आग की लपटों में झुलस गई हो। इस जगह को नॉर्थ बनिंग वैली कहते हैं, एक ऐसी जगह जो कई रहस्यों से भरी हुई थी और जिसे अभी तक इंसानों ने पूरी तरह से खोजा नहीं था। हंटर्स देश के कई हिस्सों में फैले हुए थे और उन्होंने ज्यादातर फेमस डिमन बीस्ट्स के इलाकों को बार बार एक्सप्लोर किया था। इसी कारण अब वहां किसी भी तरह के रिसोर्सेज या खजाने ढूंढना काफी मुश्किल हो गया था। इसके मुकाबले नॉर्थ बनिंग वैली को बड़े इलाके में फैले ड्रिफ्टिंग सैंड रिवर के एक कोने में बांटा गया था और बहुत कम मैजिशियंस वहां सुरक्षित पहुंच पाते थे। इसे एक फर्टाइल जमीन मानी जाती थी, जहां कई महंगे रिसोर्सेस थे, जिन्हें हासिल करने के लिए मैजिशियंस अपनी जान जोखिम में डालते थे। नॉर्थ बनिंग वैली के सरफेस एरिया को अभी तक अनजान माना जाता था। आरव ने 9 करोड़ खर्च करके जो जानकारी हासिल की थी, उसके अनुसार फ्लेम वैली नॉर्थ बनिंग वैली के उत्तरी इलाके में मौजूद थी। नॉर्थ बनिंग वैली का आकार एक गोल कढ़ाई की तरह था। दूर से देखने पर जमीन समतल दिखाई देती थी, लेकिन जो लोग पहले ही वहां की जांच कर चुके थे, उन्होंने बताया कि नॉर्थ बनिंग वैली के बीच की ओर जाते जाते ऊंचाई घटती जाती है। ये इलाका पूरी तरह से एक आग के गड्ढे जैसा महसूस होता था। टीम के आसपास की मिट्टी भूरे लाल रंग की थी और अफवाहों के अनुसार बीच का इलाका जलती हुई जमीन थी। सरफेस से फ्लेम्स उठते थे, जैसे लाल घास के तिनके जगह जगह बिखरे हुए हों। जिनके पास फायर रेजिस्टेंस एबिलिटी नहीं थी, वो इस इलाके में चल नहीं सकते थे। नॉर्थ बनिंग वैली ज्वालामुखी से भरा इलाका भी कहा जाता था। यहाँ ज्वालामुखी तो नहीं था, लेकिन इस इलाके में हमेशा जमीन से फायर फ्लेम्स निकालती रहती है और यहाँ की जमीन हमेशा गर्म रहती है। माना तो ये भी जाता है कि कहीं गहराई में एक हाई क्वालिटी वाला फायर सीड छिपा हुआ है। अगर उस हाई क्वालिटी के फायर सीड से ये इलाका नहीं बना है, जैसा कि अफवाहों में कहा गया था, तो भी ऐसे जगहों में नेचुरल लेवल पर एलिमेंटल एनर्जी होती ही थी, जो कई सोल सीड्स को प्रोड्यूस करती थी, यहां तक कि सोल ग्रेड वाले भी। आरव जानता था कि हेवन ग्रेड सोल सीड आसानी से नहीं मिलता। कई शक्तिशाली मैजिशियनों ने वहां खोज की थी, लेकिन किसी को भी कभी भी वो लेजेंडरी हेवन ग्रेड सोल सीड नहीं मिली। तो भला उसके जैसा एक इंटरमीडिएट मैजिशियन इसे कैसे पा सकता था? इसलिए फ्लेम बैले को खोजना ही अच्छी चॉइस थी। अगर उसे एक फ्लेम बैले मिल जाती, तो ये भी उसके लिए एक बड़ी जीत होगी। अब जब टीम नॉर्थ बनिंग वैली में पहुंच चुकी थी, तो सब कुछ चुटकी पर निर्भर करता था कि वो आगे क्या कदम उठाएंगी। उसने अपनी नोटबुक में जानकारी के कुछ पन्ने पलटे और कुछ अजीब से कैलकुलेशन किए। लकी, इन चीजों को जमीन में गाड़ दो, छुटकी ने अपने बैग से 4 कोन शेप डिवाइसेस निकाले हुए कहा। ये डिवाइसेस स्पिनिंग टॉप्स जैसे दिखते थे, लेकिन उनकी सतह किसी तरह की मेटल से कोटेड थी, जिससे वो एडवांस्ड और हाई-टेक दिखाई दे रहे थे। क्या ये एलिमेंट सेंसर्स हैं? क्या हम यहाँ की एलिमेंटल डेंसिटीज को जानने की कोशिश कर रहे हैं? लकी ने अपने आर्मी एक्सपीरियंस से डिवाइस को तुरंत पहचान लिया। मैंने किताबों से फ्लेम बैले जैसे केचस के व्यवहार को समझा है। वो ऐसी जगहों में रहना पसंद करते हैं जहां फायर एलिमेंट की डेंसिटी नॉर्मल लेवल से 5 गुना ज्यादा हो।
हालांकि जब वो अपने बच्चों को जन्म दे रहे होते हैं तो फ्लेम बैले की माँ उन जगहों पर जाती है जहां फायर एलिमेंट सोल सीड्स होती है ताकि उनके नए बच्चों को मजबूत फायर अवेकनिंग का एक्सपीरियंस मिल सके। इसीलिए अगर हम सोल सीड ढूंढ लेते हैं तो फ्लेम बैले ज्यादा दूर नहीं होंगी, छुटकी ने विस्तार से समझाया। आरव ने सहमति में सिर हिलाया। उसे खुशी थी कि उसने जो पैसा इस जानकारी पर खर्च किया था वो बेकार नहीं गया। यह सच में उन्हें सही जगहों को टारगेट करने में मदद कर रहा था, क्योंकि फ्लेम बैले के रहने की आदतें काफी स्थिर थीं। वो बिना किसी ठोस कारण के अपनी जगह नहीं बदलती। एक सोल सीड भी काफी यूनिक होता है, क्योंकि किसी भी इलाके में एक ही समय पर सिर्फ एक ही सोल सीड मौजूद हो सकता है। इसीलिए अगर हम उस इलाके में फायर एलिमेंट सोल सीड को लोकेट कर लेते हैं तो हम बहुत संभवतः फ्लेम बैले को भी ढूंढ लेंगे। यह सबसे आसान लेकिन सबसे इफेक्टिव तरीका था। एलिमेंट सेंसर सोल सीड या सोल सीड के टुकड़ों को खोजने के परफेक्ट टूल्स थे, क्योंकि ये एरिया की एलिमेंटल डेंसिटीज को एनालाइज करके पता लगा सकते थे कि कोई सोल सीड आसपास है या नहीं। छुटकी की रिक्वेस्ट पर सभी ने अलग अलग लोकेशंस पर एलिमेंट सेंसर्स प्लेस किए ताकि उन्हें सोल सीड का सटीक लोकेशन मिल सके। ये एलिमेंट सेंसर्स बहुत ही काम के थे, लेकिन उनका इस्तेमाल करना जोखिम भरा भी था। अग्निगढ़ शहर में डिमन बीस्ट्स की डेंसिटी को एनालाइज करने जैसे ये डिवाइसेस जमीन के नीचे दबने के बाद जीपीएस ट्रांसमिटर्स की तरह काम करते थे और अपनी लोकेशंस को आसपास के डिमन बीस्ट्स तक उजागर कर देते थे। इन सिग्नल्स के चलते एरिया में मौजूद डिमन बीस्ट्स, जो बोरियत से परेशान हो चुके थे, आसानी से उनकी ओर अट्रैक्ट हो सकते थे। इस वजह से हर बार जब वो इन एलिमेंट सेंसर्स का इस्तेमाल करते तो ये ठीक अग्निगढ़ में हुई डिमन बीस्ट्स को अपनी ओर खींचने वाली घटना जैसे ही होती। जितना समय इन डिवाइसेस को चाहिए होता उतने समय तक उनकी सुरक्षा बनाए रखना बेहद जरूरी होता। कई हंटर्स को इस वजह से भारी नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि वो समय को सही ढंग से कंट्रोल नहीं कर सके या फिर उस जगह पर रहने वाले डिमन बीस्ट से लड़ने की कठिनाई का सही से अनुमान नहीं लगा पाए। खुशकिस्मती से एलिमेंट्स की डेंसिटीज को एनालाइज करने वाले डिवाइसेस को ज्यादा समय नहीं लगता था। टीम के मेंबर्स आसानी से उसे निकल सकते थे, इससे पहले कि डिमन बीस्ट्स उन पर किसी मधुमक्खी के झुंड की तरह हमला कर दें। जो इंस्पेक्शन वो कर रहे थे वो डिमन बीस्ट्स की रिएक्शन को परखने के लिए था, लेकिन अगर उन्हें सोल सीड को सही ढंग से लोकेट करना था तो डिवाइस डिफेंस बैटल अनिवार्य थी। आखिरकार जितनी देर तक डिवाइसेस जमीन में दफन रहते उतने बड़े एरिया को वो एनालाइज कर सकते थे, जिससे उन्हें जमीन के नीचे छिपी सोल सीड को ढूंढने में मदद मिलती। बिना इन डिवाइसेस के ये बिल्कुल ऐसा होता जैसे सुई को घास के ढेर में ढूंढना। इस तरफ चलो, जल्दी करो, कुछ डिमन बीस्ट्स यहाँ अट्रैक्ट हो चुके हैं, छुटकी ने जल्दबाजी में कहा। टीम ने डिवाइसेस को जल्दी से वापस ले लिया और तुरंत उस दिशा में बढ़ने लगे। आरव ने देखा कि कृति एलिमेंट सेंसर्स को काफी धीमी स्पीड से पैक कर रही थी, जिससे वो थोड़ा भ्रमित हो गया। कृति रुद्र की कजन थी और रुद्र उसे साथ लाने पर इस बात का विश्वास करता था कि वो भरोसेमंद और मददगार होगी। हालांकि आरव के मन में एक सवाल उभर रहा था। छुटकी, अनन्या, लकी और रुद्र सभी उसके करीब थे और वो अपनी जान जोखिम में डालकर सिर्फ उसकी मदद कर रहे थे ताकि वो फ्लेम बैले को सुरक्षित कर सके, जबकि उन्हें इससे कुछ भी मिलने की गारंटी नहीं थी। दूसरी तरफ कृति यहाँ बिना किसी लालच के तो नहीं आई थी। कोई भी इंसान अपना कीमती समय किसी मुश्किल और रिवार्ड ना मिलने वाले काम में नहीं लगाता, खासकर जब वो इंपीरियल यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट थी जहां कंपटीशन बहुत ही ज्यादा होता था। इस बात पर यकीन करना मुश्किल था कि वो अपना कीमती समय ऐसे एडवेंचर पर बर्बाद कर रही थी जिससे उसे कोई इनाम नहीं मिलने वाला था। हालांकि आरव ने इस बारे में कोई सवाल नहीं किया, क्योंकि उसने अनुमान लगाया कि वो उसे सच्चाई नहीं बताएगी। उसके पास कोई चारा नहीं था सिवाय इसके कि वो इंतजार करे और देखे कि क्या कृति के पास कोई दूसरी प्लानिंग है, या शायद वो कुछ और हासिल करने की कोशिश कर रही थी जिसे दूसरों के साथ बांटना उसके लिए मुश्किल था। देखो, आगे कुछ जल रहा है और फ्लेम बहुत हाई है, लकी ने फिक्रमंद आवाज में कहा। उसकी नजरें अब भी उसी ओर टिकी हुई थी। टीम के बाकी मेंबर्स ने भी उसी दिशा में देखा और उन्हें भी महसूस हुआ कि आग पहले से कहीं ज्यादा बड़ी हो चुकी थी। जब उन्होंने पहले देखा था तो उन्होंने सोचा था कि ये बहुत दूर जल रही कोई छोटी आग होगी, लेकिन अब ऐसा लग रहा था जैसे वो लगातार बढ़ रही है और पूरे पहाड़ को निगल रही हो। क्या ये आग सच में इतनी बड़ी हो रही है, या हमें ऐसा ही लग रहा है?
ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि ये आग आसमान को छूने वाली है? किसी ने घबराते हुए पूछा। सभी ने आग की तरफ देखा, उनके चेहरों पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। जैसे ही आरव ने और ध्यान से देखा, उसने देखा कि रोलिंग फ्लेम्स और भी बड़ी हो रही थी। अचानक उसके चेहरे पर हैरानी के भाव आ गए जब उसे समझ आया कि वो फ्लेम्स दरअसल उनकी ओर तेजी से बढ़ रही थी। ये बड़ी नहीं हो रही है, ये तो हमारी तरफ ही आ रही है। भागो! आरव ने चिल्लाते हुए सभी को चेतावनी दी। आग शुरू में क्षितिज पर एक हल्की चमक की तरह लग रही थी, लेकिन जैसे जैसे वह तेजी से फैलने लगी और धीरे धीरे पूरे क्षितिज को निगलती हुई टीम की ओर बढ़ी, सभी को उसकी भयानक शक्ति का एहसास हुआ।